Good morning students. We were reading about the Competition Act 2002. We already have covered all the provisions given in your Competition Bear Act 2002. In today's lecture we will cover all the topics which is given in your module second. In your module second basically कुछ ऐसी टर्म्स दी गई हैं, टर्मिनोलॉजीज की बात की गई है जो आपके लिए ज़रूरी है समझनी, क्योंकि कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपके कंपटीशन को डिफाइन करती हैं। ये ऐसी टर्म्स हैं जो कंपटीशन की रिगार्डिंग आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाती है। तो कुछ टर्म्स आपकी मॉड्यूल सेकंड में कवर की गई हैं और कुछ टर्म्स आपकी मॉड्यूल 3 में कवर की गई है। आज जो हम अपना लेक्चर करेंगे वो मॉड्यूल सेकंड्स में जो टर्म्स आपकी बताई गई हैं उनके बारे में करेंगे। मॉड्यूल सेकंड में बेसिकली आपकी 4 टर्म्स की बात की गई है। फर्स्ट वो बात करते हैं कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट की, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकेंड टर्म की बात हो रही है वो हो रही है आपकी मर्जर एफिशिएंसी की। फिर उसके बाद जो थर्ड टर्म है वो आपकी बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट की बात हो रही है और लास्ट जो आपकी बात हो रही है वो प्राइस कंट्रोल की बात हो रही है, ठीक है। हम वन बाय वन चारों जो टर्म्स हैं उनको समझेंगे कि एक्चुअली में ये होती क्या है और कंपटीशन एक्ट में इनका क्या रेलिवेंस है, कंपटीशन एक्ट में पढ़ने के लिए इनको क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म आपकी कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है। अब जब हम बात करें कंज्यूमर इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट की तो नाम से ही पता चल जाता है कि कंज्यूमर इंटरेस्ट क्या होगा और पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगा। तो अगर मैं कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात करूँ तो कंज्यूमर इंटरेस्ट में आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, आप उन सब इंटरेस्ट की बात कर रहे हो जो स्पेसिफिकली कंज्यूमर से रिलेटेड हैं, ठीक है। वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, कोई भी उनका एरिया हो सकता है वो, लेकिन वो स्पेसिफिकली किसके लिए है, कंज्यूमर्स के लिए है, ठीक है। दूसरा, जब आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हो तो पब्लिक में आपका होल सोसाइटी कवर हो जाता है, ठीक है। और पब्लिक इंटरेस्ट की जब बात करेंगे तो हम स्पेसिफिकली जो कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड टर्म्स हैं वो यूज़ नहीं करेंगे। कंज्यूमर की जब बात होती है तो आप बिजनेस से रिलेटेड, कंज्यूमर मतलब क्या होता है, जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, बेसिकली गुड्स का कंजम्पशन जो कर रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब जब आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट की बात करोगे, कंज्यूमर कौन है, जो गुड्स या सर्विसेज का उनको जो कंज्यूम कर रहा है, जो अल्टीमेट यूज़ कर रहा है उन गुड्स और सर्विसेज का। तो यहाँ पे एक टर्म जो है वो थोड़ी स्मॉल हो गई, ठीक है। आपने डिफाइन कर दिया कि आप सिर्फ कंज्यूमर जो गुड्स या सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है, क्या इंटरेस्ट होगा अगर कंज्यूमर की बात करोगे तो गुड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सर्विसेज की जो सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ओवर प्राइस्ड है, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस जो है उनके अकॉर्डिंगली उनकी क्वालिटी नहीं है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि जो भी कंज्यूमर की ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, वेलफेयर की जो बातें हैं, वारंटी गारंटी की बातें जो भी होती हैं गुड्स से रिलेटेड होती हैं, या सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में जो भी एक कंज्यूमर के इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बातें हम करते हैं, ठीक है। अब आप कंपटीशन एक्ट की अगर बात करें कि कंपटीशन एक्ट में इसको पढ़ने का क्या रेलिवेंस है, तो कंपटीशन एक्ट में इसको पढ़ने का रेलिवेंस ये है कि जब आप कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो तो वहाँ पे भी यही बात आती है। उसका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था उसमें यही लिखा गया था। आप जब कंपटीशन एक्ट का प्रियम्बल पढ़ोगे उसका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो यही है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप कंपटीशन एक्ट ला रहे हो तो वहाँ पे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो। वो कैसे करते हो, अब जब कंपटीशन होता है मार्केट में तो क्या होता है कि आप एक दूसरे से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं, ठीक है। कोई प्राइजेस को बढ़ा देता है, कोई प्राइजेस को घटा देता है, कोई क्या करता है कि कंपटीशन में अब सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं कि वो क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। क्वालिटी को रिड्यूस करे तो उनकी कॉस्ट कम आ रही है लेकिन प्राइस वही रखते हैं। तो इस सारी प्रोसेस में क्या होता है, आपके कंज्यूमर के इंटरेस्ट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है।
तो इसलिए कंज्यूमर इंटरेस्ट को समझना हमारे लिए ज़रूरी पड़ जाता है जब हम कंपटीशन एक्ट की बात करते हैं। तो इसलिए आपकी ये टर्म अलग से बताई गई है मॉड्यूल सेकंड में कि आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी कंज्यूमर इंटरेस्ट की। अब पब्लिक इंटरेस्ट से इसको क्यों कंपेयर कर रहे हैं? जनरली हम क्या समझते हैं, हम इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज होने लग जाते हैं। तो आप यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, जब हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं और कंज्यूमर की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, जब हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम होल सोसाइटी के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगी कि क्या होता है, पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में भी मोस्टली क्या इन दोनों में डिफरेंस ही पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सिर्फ डिफरेंस की बात करेंगे कि कंज्यूमर इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो जब कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात होती है तो सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर्स की बात होती है, और जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है तो आपकी सेफ्टी ऑफ होल सोसाइटी की बात होती है। ठीक है, दूसरा जो आपका पॉइंट है कि मेंबर्स कौन होते हैं। ठीक है, मेंबर्स कौन होंगे? जब कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात है तो कंज्यूमर्स होंगे। अब वो कंज्यूमर्स कौन होते हैं? हु परचेजेस, यूज, मेंटेन एंड डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो परचेज करते हैं या यूज करते हैं या खुद मतलब मेंटेन करते हैं उनको, या डिस्पोज ऑफ करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, वो कंज्यूमर्स होते हैं। अब जब बात आती है आपकी पब्लिक इंटरेस्ट की कि उसमें कौन मेंबर्स होते हैं, उसमें आपकी सोसाइटी मेंबर होती है। ठीक है, अब सोसाइटी एक बहुत वाइड टर्म है। ठीक है, सोसाइटी में आपके कंज्यूमर्स भी आएंगे, सोसाइटी में आपके प्रोड्यूसर्स भी आएंगे, सोसाइटी में आपके मैन्युफैक्चरर्स भी आएंगे। ठीक है, तो जब आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात करो तो आप सोसाइटी में इन सबको इंक्लूड करते हो। कंज्यूमर सिर्फ एक सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके मेंबर्स की। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फैक्टर्स। ठीक है, इंटरेस्ट को कौन से फैक्टर्स बताते हैं कि ये कंज्यूमर का इंटरेस्ट इन फैक्टर्स से अराइज होता है, या ये फैक्टर्स है जो डिफाइन करते हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को या पब्लिक इंटरेस्ट को। ठीक है, जब फैक्टर्स की बात आती है तो वही चीज़ें होती हैं। प्राइस देखोगे आप कि गुड्स का या सर्विसेज का प्राइस क्या है, क्वालिटी देखोगे आप, पॉलिसीज़ देखोगे, जो भी पॉलिसीज़ हैं, फाइनेंसिंग पॉलिसीज़ हैं, प्राइसिंग पॉलिसीज़ हैं, ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, ये सब चीज़ें जो आप कंसिडर करते हो वो कंज्यूमर इंटरेस्ट को देखते टाइम कंसिडर करते हो। ठीक है, अब जब बात आती है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं, तो वो होते हैं मॉरल्स। ठीक है, मतलब मॉरलिटी की जो बात होती है वो तब आती है जब आप पब्लिक इंटरेस्ट के सोसाइटी की बात करते हो। ठीक है, जब आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हो तो आप सिर्फ मर्केंटाइल लॉ की बात नहीं करते हो। ठीक है, उसमें सारे लॉज आते हैं आपके, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ जो भी हैं, आप उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तो वो मोस्टली आपके जो क्रिमिनल लॉज हैं उनमें बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे मॉरल्स की बात करेंगे, आप उनके मॉरल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी करते हो वो आपका जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सोसाइटी के मॉरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली। ठीक है, फिर बात आती है स्कोप की। स्कोप क्या होता है कि किनको इंक्लूड किया, कितना एरिया है, क्या एरिया है, कितना है। तो जब बात आती है स्कोप की, तो जब कंज्यूमर की बात करें, जब हम बात कर रहे थे कि कंज्यूमर में मेंबर्स कौन आते हैं, तो कंज्यूमर्स ही आते हैं जो गुड्स को यूज़ करते हैं या डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो कंज्यूमर्स जो है वो एक सब सिस्टम है। ठीक है, होल सोसाइटी का एक सब सिस्टम है। जब हम पब्लिक की बात कर रहे थे, सोसाइटी की बात कर रहे थे, तो आपने उसमें पढ़ा था कि प्रोड्यूसर्स को भी इंक्लूड करोगे, मैन्युफैक्चरर्स को भी इंक्लूड करोगे और कंज्यूमर्स को भी इंक्लूड करोगे। तो कंज्यूमर्स का जो स्कोप है वो सिर्फ एक सब सिस्टम है होल सोसाइटी का। और जब आप बात करते हो पब्लिक इंटरेस्ट की तो एक बहुत वाइडर टर्म है, आप उसमें सारा जो भी सोसाइटी है उसमें कोई भी जो भी आता है उन सबको इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल्स में कौन से लॉ हैं जो कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात करते हैं और कौन से लॉ है जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो जब कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात आती है तो आपका सबसे पहले तो कंपटीशन एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वही बात आती है कि कंपटीशन एक्ट जो है वो कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात करता है। उसके अलावा कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन के जो भी एक्ट चल रहे हैं, ठीक है,
आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है वो भी आपकी कंज्यूमर इंटरेस्ट की सिर्फ बात करता है, ठीक है। जब बात आती है पब्लिक इंटरेस्ट की, तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो सब पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे पढ़ लिया, हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि कंज्यूमर इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है। अब बात आती है आपकी सेकंड टर्म की कि मर्जर एफिशिएंसी क्या होती है। अगर मैं मर्जर एफिशिएंसी की आपसे बात करूं तो इसमें दो चीज़ें समझने के लिए, सबसे पहला तो मर्जर और दूसरा एफिशिएंसी, और ये एक दूसरे से किस तरीके से लिंक्ड है, ठीक है। मर्जर वही होता है, मर्जर में आप क्या करते हो, दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम करने लग जाते हैं, दो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं या तो वो मिलके काम कर लेते हैं या एक्विजिशन हो सकता है, किसी भी फॉर्म में उनका मर्जर हो सकता है। अमलगमेशन की बात होती है, एक्विजिशन की बात होती है, तो ये सब चीज़ें मर्जर होती है। अब बात आती है एफिशिएंसी की, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब कि आप मर्जर कर रहे हो तो किस सेक्टर में किस एक ऐसी पर्टिकुलर थिंग है जिसमें आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव कर रहे हो आप, ठीक है। आप मर्जर कर रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो मर्जर कर रहे हो वो एंटी कॉम्पिटिटिव है। जब हम कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ रहे थे, जब हम सेक्शन 5 और 6 की बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस की, तो वहाँ पे भी हमने यही बात करी थी कि जो आपका CCI है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो रेगुलेट करता है कॉम्बिनेशंस को। अब वो रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रेगुलेशंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आप मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में काम करते हो, मोबाइल सेक्टर में काम करते हो या मोबाइल नेटवर्क सेक्टर में काम करते हो, आप दोनों मर्ज हो जाते हो, ठीक है। आपको मर्जर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको लगा कि मार्केट में कोई थर्ड पार्टी ऐसी आ गई है जो अच्छी क्वालिटी लोअर कॉस्ट पे दे रही है। लाइक मतलब मैं एग्जांपल लूँ तो मान लो एयरटेल है और आइडिया काम कर रहे हैं, ठीक है। जियो आ जाता है, ठीक है। जियो, आपको पता है कि जियो की रेट्स बहुत कम है और सर्विस बहुत अच्छी है, तो अब आइडिया और एयरटेल सोचते हैं कि यार इसको कंपटीशन से बाहर करने के लिए हम मर्जर कर लेते हैं, ठीक है, हम एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप कंपटीशन जो है मार्केट में, हेल्दी कंपटीशन एक अराइज हो रहा था, उसको वैनिश करने के लिए आप मर्जर कर रहे हो, तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव मानी जाती है एक्टिविटी। और इस तरीके की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए जो आपका सेक्शन 5 और 6 है कंपटीशन एक्ट का, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है कि आप अगर कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको CCI से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यही आपका मर्जर की एफिशिएंसी को हमें देखना पड़ता है, ठीक है। अब जब CCI भी डिसीजन लेगा, CCI जब डिसीजन लेगा कि ये मर्जर एंटी कॉम्पिटिटिव है या हेल्दी कंपटीशन को इम्प्रूव करेगा, तो ये किस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं, तो वो बेसिकली कैसे डिसाइड कर देते हैं कि सबसे पहले जब हम मर्जर एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम 2-3 चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट एफिशिएंसी चेक करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वालिटी एफिशिएंसी चेक करेंगे और फिर हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी चेक करेंगे। कॉस्ट एफिशिएंसी की मतलब आप क्या चेक करोगे कि जो मर्जर हो रहा है, दो किन्हीं भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मर्जर हो रहा है, वो मर्जर उनकी कॉस्ट को एफिशिएंट बनाने के लिए वो कर रहे हैं, तो उनका एक वैलिड रीज़न है, ठीक है। दूसरा क्वालिटी एफिशिएंसी, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पा रही है, तो वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मर्जर कर रहे हैं। या फिर इकोनॉमिक एफिशिएंसी, वो अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए अपनी मर्जर कर रहे हैं, वो एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी, जब मर्जर एफिशिएंसी की बात होती है तो हम ये 3-4 जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर करते हैं। CCI भी इन पॉइंट्स को कंसीडर करेगा जब वो डिसीजन लेगा कि कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है। तो जब आप बात करते हो या फिर इनोवेशन से रिलेटेड कोई भी बात होती है, आपको लगता है कि इन दोनों के मर्जर करने से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, इनोवेशन इम्प्रूव हो रहा है, तो आप उस मर्जर को हेल्दी कंपटीशन को इम्प्रूव करने वाला मान सकते हो, ठीक है। अब इसमें एंटी कॉम्पिटिटिव और वेलफेयर मेजर्स दोनों चेक किए जाते हैं। आप ये भी चेक करोगे कि वो जो मर्जर हो रहा है वो एंटी कॉम्पिटिटिव तो नहीं है,
आप फिर दूसरा ये भी चेक करोगे कि जो मर्जर हो रहा है वो वेलफेयर को इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों पॉइंट्स पे इन जो मर्जर्स हैं उनको चेक किया जाता है और उनकी एफिशिएंसी चेक की जाती है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब आप एफिशिएंसी चेक करोगे तो आपको लगा कि कॉस्ट इफेक्टिव है तो आपने उसको प्रूव कर दिया, ऐसा नहीं है। आप सारे पॉइंट को साइमल्टेनियसली चेक करते हो, आपको लगेगा कि कॉस्ट इफेक्टिव है लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो आप वो जो है एंटी कॉम्पिटिटिव माना जाएगा। क्वालिटी पे आप क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ रहा है तो वो क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं उनके लिए भी सही नहीं है। तो आप ब्रॉडली सारे फैक्टर्स को मर्जर एफिशिएंसी में चेक करते हो और यही मर्जर एफिशिएंसी की आपकी बात होती है सेक्शन 5 और 6 में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकेंड टर्म। अब आपकी थर्ड टर्म आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आती है बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। अब एंट्री और एग्जिट के बैरियर्स क्या होते हैं? एंट्री एग्जिट मतलब आप बात करो कि कंपटीशन में कोई नया ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, एंटर कर रहा है और कंपटीशन से कोई ऑर्गेनाइजेशन बाहर निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो उसमें क्या बैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है। जब एंट्री की बात करते हैं तो एंट्री को जब बेसिकली हम डिफाइन करते हैं तो ऐसे करते हैं, ब्लॉक और इम्पीड द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू एंटर एन इंडस्ट्री, ठीक है। प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो सकती है, जियोग्राफिकल इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन ब्लॉक कर रहे हो ऐसे बैरियर्स, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लॉक कर रही हैं, जो रोक रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आने से, ठीक है, एंटर करने से। और जब एग्जिट की बात होती है तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एग्जिट करने से, लीव करने से उसको बैरियर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो उसको लीव करने से रोक रही है, ठीक है। जब एंट्री की बात होती है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। उसमें ब्रॉडली हम कुछ टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो एक ऑर्गेनाइजेशन सोचती है एक इंडस्ट्री में आने से पहले। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? इकोनॉमीज ऑफ साइज, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप सोच रहे हो कि मैं एक नया ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करूं, दोनों में से कोई सी भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि आप एक ऑलरेडी एक मार्केट है जिसमें कंपटीशन है, ठीक है। अब उस मार्केट में एंटर करने के लिए और आपको कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए आपका प्रोडक्शन और सेल्स जो है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, उसका साइज अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है आप एक तो न्यू एंट्रेंट हो, ठीक है, आप नए आ रहे हो मार्केट में, अब आपके सामने एक ऐसी लिमिट है जो एक न्यू एंट्रेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको बहुत बड़ा प्रोडक्शन साइज होना चाहिए, आपको बहुत बड़ा सेल होनी चाहिए, तभी आप कॉस्ट निकाल पाओगे अपने प्रोडक्ट्स की। तो अगर ऐसा सिचुएशन होती है तो वो ब्लॉक करता है आपको एंटर करने से किसी भी एक इंडस्ट्री में, ठीक है। दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो, मार्केट में एंटर करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो कोई भी आप नई इंडस्ट्री में जाते हो, नया इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपके पास इतनी कैपिटल नहीं होती, आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते हो। तो ये भी एक तरीके से आपका एक बैरियर होता है किसी भी नई इंडस्ट्री में आने का, वो आपको रोकता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप मान लो आप किसी इंडस्ट्री में आ रहे हो, वहाँ पे आपको पेटेंट चाहिए, आपको जीआई चाहिए या कॉपीराइट चाहिए, जो भी व्हाटएवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, और आप इनिशियल स्टेज पे ये सब नहीं कर सकते, तो वो भी एक तरीके से बैरियर होता है। हाई स्विचिंग कॉस्ट, ठीक है। हाई स्विचिंग कॉस्ट का क्या मतलब है? मैं अभी एक पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, मान लो मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक किसी भी कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है, मतलब मेरा जो इंडस्ट्री है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं टेक्सटाइल में आ जाऊँ, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद करके टेक्सटाइल में आना चाहती हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि आपकी हाई स्विचिंग कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं वो उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए चाहिए। तो आपको पूरा वर्कफोर्स जो है वो चेंज करना पड़ेगा, वो स्विच करना पड़ेगा। बाकी
मतलब आपकी मशीनरी वगैरह जो है वो भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, पूरा मैनेजमेंट चेंज होता है, पूरा सेटअप चेंज होता है। तो अगर आपकी हाई स्विचिंग कॉस्ट है तो वो भी एक तरीके से बैरियर होता है, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड ब्रांड आइडेंटिटी, मान लो जिस इंडस्ट्री में आप एंटर करना चाहते हो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ऐसी ब्रांड्स हैं जो कंज्यूमर प्रेफर करते हैं। अब आप नए नए आए हो तो आपको शुरुआत ही उस तरीके से करनी पड़ेगी कि आप उन ब्रांड्स के सामने एग्जिस्ट कर सको, ठीक है। अगर आप लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप ऐसी जो ब्रांड से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वहाँ पे फिर वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपको रोकते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आने से, ठीक है। परमिटिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। अब वही है कि इक्विपमेंट्स की बात ये होती है कि मान लो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है, उस पर बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स भी आपको ब्लॉक करती हैं, आपको इम्पीड करती हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आने से, ठीक है। वो बैरियर्स होते हैं। तो ये सारे आपके बैरियर्स हैं एक इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए। अब जब एग्जिट की बात होती है तो उसमें ब्रॉडली 3 तरीके के बैरियर्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे कि जैसे मैंने क्या किया, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हूँ और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहती हूँ, या फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, मैं टेक्सटाइल में जाना चाहती हूँ। अब टेक्सटाइल में मुझे जाने के लिए अलग से इक्विपमेंट्स चाहिए, मैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम कर रही थी उससे तो काम नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इक्विपमेंट्स को चेंज करने से क्या होगा कि मेरे को लॉस ही होगा, मतलब मैं इनको बेचूंगा, उनके ऐसे कोई डेप्रिसिएशन लग के इतना कोई प्राइस तो मिलता नहीं है और नया सेटअप करना है, तो आप सोचने लग जाते हो कि यार मेरे पास ऑलरेडी बहुत हाई इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी पे और कुछ इक्विपमेंट्स पे, तो वो जो आपका हाई इन्वेस्टमेंट है वो आपको दिखता है और इसलिए आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री को छोड़ नहीं पाते हो। तो ये एक तरीके से बैरियर हो जाता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड स्किल्स, ठीक है, वही सेम है, इसका रिवर्स है। वहाँ पे आपको दूसरी में चाहिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी किसी सेक्टर में है तो आपको लगता है कि यार मेरी स्किल्स, मेरी लेबर की स्किल्स ही है तो मैं इसमें ही बेटर करूँ, तो आप दूसरी इंडस्ट्री में नहीं जाते हो, एग्जिट नहीं कर पाते हो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को। और हाई फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, बेसिकली जो आप कैपिटल इन्वेस्ट मतलब जो फर्नीचर्स है या फिर आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो आप खर्चा करते हो, ये फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं आपकी, ठीक है। अगर आपकी वो बहुत हाई है, ठीक है, तो भी आप एग्जिट नहीं कर पाते हो। तो ये आपकी बात हो गई बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट की। लास्ट जो आपका टर्म है वो प्राइस कंट्रोल है। प्राइस कंट्रोल में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझते हो कि जब हेल्दी कंपटीशन होता है तो प्राइस पॉजिटिवली कंट्रोल रहता है और जब एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ होती हैं तो एडवर्सली कंट्रोल होता है। हेल्दी कंपटीशन में कैसे होता है कि जब मार्केट्स में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आप मोनोपोली नहीं कर सकते और आप अपनी मर्जी से प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये हेल्दी कंपटीशन आपके प्राइस को कंट्रोल रखता है और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ हैं, आप मोनोपोली कर रहे हो तो आप एडवर्सली प्राइस को कंट्रोल करने लग जाते हो। तो कंपटीशन एक्ट यही करता है, यही देखता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हो, वो हेल्दी कंपटीशन को बढ़ाता है ताकि प्राइस जो है वो पॉजिटिवली कंट्रोल रहे और कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहे। कुछ ऐसी अननेचुरल सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट प्राइसेस को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देखें, प्राइस बेसिकली प्रोडक्ट डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग भी कंट्रोल होते हैं, वो भी फ़र्क पड़ता है। कुछ आप अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंगली भी सेट करते हैं, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं इस तरीके से प्राइस को, ये एडवर्स नहीं है, मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जो इकोनॉमी आपकी डिसाइड करती है कि आप प्राइसेस को कैसे डिसाइड करोगे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करके बहुत ज़्यादा हाई प्राइस कर रहे हो तो वो एडवर्स माना जाता है, तो उसको आप कंट्रोल करते हो, या फिर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो इस तरीके की चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। जब बात आती है कि कुछ ऐसी अननेचुरल सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट प्राइसेस को कंट्रोल करती है, वो कैसे, लाइक मतलब अगर मैं बात करूँ अभी कोविड की, ठीक है, तो कोविड में क्या है, बहुत टाइम तक आपका मार्केट बंद रहा, सप्लाई प्रोडक्शन सब बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहा।
एडवर्सली इफेक्टेड रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सबके दिमाग में आता है कि जैसे ही मार्केट खुलेगा, दुकानें खुलेंगी तो प्राइजेस बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइजेस को कंट्रोल किया, ठीक है। अगर मार्केट में जो भी वेंडर्स हैं या फिर जो भी सप्लायर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन पे अगर इस अननेचुरल सिचुएशन का एडवर्स इफेक्ट है तो कंज्यूमर पे भी उस चीज़ का बहुत इफेक्ट है। अगर आप प्राइजेस को बढ़ा दोगे तो उनके लिए ये ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन में गवर्नमेंट अपने हाथ में कंट्रोल ले लेती है और वो फिक्स कर देती है कि इन कमोडिटीज़ के प्राइस फिक्स रहेंगे इस ड्यूरेशन के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। तो ये आपका जो मॉड्यूल सेकंड है उसमें 4 टर्म्स हैं, हम चारों पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपका लास्ट लेक्चर होगा जिसमें मॉड्यूल 3 में भी कुछ टर्म्स दी गई हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। at St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.